गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो ये है आपकी क्लास 7th की साइंस की बुक। आज हम इसका पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन और पोषण। आज हम जानेंगे भोजन और पोषण के बारे में। भोजन मतलब आपका होता है फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब आपका होता है पोषण। चलिए शिक्षा उद्देश्य में क्या क्या दिए गए हैं। पहला आपका है पोषण, स्वपोषण, परपोषण, परजीवी, सहजीविता, पौधों में पोषण, अधिग्रहण विधि। ये सारे आपके टॉपिक हैं जो आपको मतलब पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेंगे। जंतुओं में पोषण, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ, जंतुओं में पोषण की विभिन्न पद, मनुष्यों में पाचन, पाचन विकार, चबाने वाले जानवरों में पाचन तंत्र, श्वसन। तो ये सारे आपके टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। हमारा शरीर विभिन्न कार्यों के लिए काम में लाई जाने वाली मशीनों जैसी ही एक मशीन है। मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा उसे ईंधन से प्राप्त होती है। ईंधन को जलाने पर यह मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हम अपने दैनिक जीवन में काम में लाई जाने वाली विभिन्न मशीनों के लिए पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधनों का प्रयोग करते हैं। हमारे शरीर रूपी मशीन को भी कार्य संपन्न करने के लिए, जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए, वृद्धि तथा विकास के लिए तथा अन्य आवश्यक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे बताया जा रहा है कि जो आपके मोटर कार मशीनें होती हैं, मशीनों को आपको तेल की ज़रूरत होती है, और जैसे आपके लाइटें पंखे होते हैं तो उनको लाइट की ज़रूरत होती है जिससे वो चलते हैं। तो उसी तरीके से जो आपका मनुष्य का शरीर होता है उसे भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अगर ऊर्जा उसके पास होती है तो वो अच्छे से शरीर क्या करता है, कार्य करता है। ऊर्जा ना रहने के कारण ही इंसान थोड़ा कमज़ोर हो जाता है और कार्य सही से नहीं कर पाता। भोजन सजीव प्राणियों के लिए ईंधन एवं ऊर्जा का स्रोत होता है। जो आपका भोजन होता है वो सजीव जो प्राणी होते हैं उनके लिए किसका स्रोत होता है, ईंधन एवं ऊर्जा का स्रोत होता है। हम अपनी शारीरिक कोशिकाओं में भोजन को जलाते हैं तथा उनसे प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग जीवन की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए करते हैं। मतलब जो हम भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, वो क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जलाते रहते हैं और उसी से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हमारे जीवन की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। फिर आपका आता है भोजन एवं पोषण। अब हम जानेंगे भोजन और पोषण क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है, वह पदार्थ जो शरीर द्वारा पोषण के लिए ग्रहण किया जाता है भोजन कहलाता है। मतलब जो हम पोषण पदार्थ को, मतलब कुछ पदार्थों को पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं उसे आपको क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। भोजन शरीर की सामान्य कार्य प्रणालियों के लिए भी सभी आवश्यक तत्वों की पूर्ति करता है। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति उपयुक्त भोजन लेकर अपने जीवन को बनाए रख सकता है। भोजन में उपस्थित विभिन्न लाभकारी एवं आवश्यक तत्वों को पोषक तत्व कहा जाता है। हमारे शरीर को इन पोषक तत्वों की वृद्धि, रख रखाव, ऊतकों की मरम्मत तथा ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है तथा शरीर को इन तत्वों की आवश्यकता एवं उचित मात्रा मिलनी आवश्यक होती है। मतलब जो हमारा शरीर है, अगर इसे ऊर्जा ना मिले तो इस समान रूप से कार्य नहीं कर पाता। अगर इसे ऊर्जा मिलती है तो इस समान रूप से हमारा जो व्यक्ति जो होगा उसका स्वास्थ्य होगा वो बहुत ठीक ठाक रहेगा। इसलिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और कहा जाता है भोजन में उपस्थित जो लाभकारी, हमारे शरीर के लाभकारी तत्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व भी कहते हैं। और शरीर में पोषक तत्वों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो हमारे शरीर को वृद्धि और रख रखाव और ऊतकों की मरम्मत करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनसे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा उत्पादन के लिए भी आवश्यक होते हैं, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है।
तो चलिए आता यह स्पष्ट हो जाता है कि पोषक तत्व भोजन के वे अवयव हैं जिनकी शरीर में वृद्धि, प्रजनन तथा सामान्य स्वास्थ्य जीवन के लिए उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। मतलब अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो ऐसा अवयव होता है जिनकी ज़रूरत हमारे शरीर को किस लिए होती है, वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए, प्रजनन के लिए और सामान्य स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। पोषण का अर्थ है एक व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित मात्रा तथा गुणवत्ता के भोजन का अंतर्ग्रहण। जो आपका पोषक का अर्थ होगा क्या होगा, एक व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता, मतलब एक व्यक्ति के शरीर में जितनी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति, मतलब जो जो चीज़ उसे आवश्यक है उसकी पूर्ति के लिए उचित मात्रा तथा गुणवत्ता के भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब अच्छा तरीके का भोजन लें, स्वस्थ भोजन लें जिससे हमारे शरीर के अंतर्ग्रहण हो और हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। तो अगला टॉपिक आपका है पोषण के प्रकार। अब हम जानते हैं कि पोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए जानते हैं। पोषण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। जो आपका पोषण होता है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला आपका होता है स्वपोषण तथा दूसरा होता है परपोषण। अब जानते हैं हम पहला टॉपिक आपका पोषण के प्रकार में स्वपोषण। जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी जिस क्रम के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी, अपने आप शरीर भोजन बनाने वाले या पोषण कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो हम जानेंगे स्वपोषी मतलब किसे कहते हैं, स्वपोषण किसे कहा जाता है। तो जो जीवधारी अपना भोजन कैसे बनाते हैं, खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। तो चलिए आप जानते हैं हरे पौधे। तो उसमें क्या पहला जो आपका शामिल है, हरे पौधे ही अपना भोजन क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके बनाते हैं। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे प्रहरित द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करके वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मतलब जो हरे पौधे होते हैं पहले क्या करते हैं, आपका पड़हरित मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है उनके पत्तियों में, उससे क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। फिर वायु से आपका क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं CO2, और उससे मृदा से क्या लेते हैं, जल लेते हैं जिसको हम कहते हैं H2O, और द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और सूर्य का प्रकाश, ये क्या बन गया आपका, साधारण मंड, मतलब ये आपका भोजन बन गया। इस तरीके से देखिए फिगर में बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते कैसे हैं। ये आपका जल नीचे से जा रहा है, ये पत्तियों में क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, और इस तरीके से पत्तियों में आपका भोजन बन रहा है। ठीक है। फिर चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं C6 जो आपकी 6 CO2 प्लस 12 H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड आपके हैं 6 दूना 12, ये भी 12 ही है, और ये 12 दूना 24 जल आपका प्रकाश। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट किस तरीके से C6H12O6, यह कार्बोहाइड्रेट का आपका सूत्र होता है, ये आप इसे याद कर लीजिएगा। प्लस जल आपका H2O प्लस आपका 6O2, 6 दूना 12, ठीक है, ऑक्सीजन आपके। तो इसमें कोई पूछेगी कितना है, तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 6 है, हाइड्रोजन 12 है, और वो जब आपका कितना है, 6 है। इस तरीके से आपका यह कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 6, तो यहाँ पर हमने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड 6, और O कितना है, O पे 2 लगा, 6 दूना, इसका गुणा करा देंगे, इसमें 6 दूना 12 हो जाएगा, तो H जो आपका हो गया 12 हो गया। अब प्लस लगा, फिर 6 दूना 12 दूना 24, तो आपका 24 हाइड्रोजन हुआ, तो 12 यहाँ पर है, और 6 दूना 12, 12 दूना 24 आपके हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद जल आपका 12 है, तो 6 यहाँ पर हुआ, और 6 यहाँ पर हुआ, 6 दूना 12, और 6 यहाँ पर, तो 6 यहाँ पर, 6 दूना 12 आपका हो गया।
और ये आपका 12, ये 12 से कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देते हैं 6, तो आपका 6 दूना 12, 6 यहाँ कर दिया गया और 6 ऑक्सीजन यहाँ कर दिया गया। इस तरीके से आपका डिवाइड किया गया। फिर से समझ लें, इसे कॉपी पर समझिए किस तरीके से किया गया है। अब चलिए हमको इसमें बैलेंस जो जानना है किस तरीके से, अगर हमको इसमें बैलेंसिंग करनी हो कि दोनों तरफ हम बराबर किस तरीके से जानते हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला जो आपका 6 है, ये 6 कार्बन और ऑक्सीजन, इस तरीके से 6 ऑक्सीजन हुआ, 6 कार्बन हुआ, ठीक है। लेकिन देखिए O के पास क्या है, 2 है, तो 6 दूना इसका हम गुणा करेंगे, इसमें 6 दूना 12 हो जाएगा। लेकिन आपका कितना, अब यहाँ लिख देंगे 12 आपके ऑक्सीजन हुआ और कितना वो हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ जानते हैं कितना हाइड्रोजन और कितना कार्बन है, तो हाइड्रोजन आपका कितना हुआ, 12 दूना 24, क्योंकि H के पास 2 है, तो 12 दूना 24, तो 24 आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन हुआ, और ऑक्सीजन आपका कितना हुआ, 12 हुआ, 12 ऑक्सीजन, ये आपका हो गया। मतलब 12 ऑक्सीजन, 6 कार्बन और 24 हाइड्रोजन और 12 का ऑक्सीजन। अब इधर हम कैसे इस तरीके कैसे डिवाइड करेंगे, इधर किया गया है, तो जो यहाँ पे 6 आपका क्या है, कार्बन है, और 6 कार्बन हुआ यहाँ, और यहाँ पे है, हाँ 6 कार्बन है, तो देखिए 6 कार्बन आपका यहाँ पर रख दिया गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना, 24 यहाँ पे है आपका हाइड्रोजन, तो 12 यहाँ पे कर दिया गया है, और 12 यहाँ पे, 6 दूना 12, 12 यहाँ पे कर दिया गया, 12 यहाँ पे, इसको डिवाइड कर दिया गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं, 24 ऑक्सीजन भी है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे कर दिया गया है, और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 दूना 12, और ये देखिए आपका दिया गया है 6 O2, तो मतलब 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ हुआ, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ, 6 यहाँ और 6 यहाँ, तो 6 6 12 और 12 12 24, 12 यहाँ और 6 यहाँ, 6 यहाँ, 6 दूना 12 और 12 12 24 ऑक्सीजन आपका हो गया। देखिए 24 ऑक्सीजन, 12 यहाँ 24 ऑक्सीजन, इस तरीके से हो गया। और हाइड्रोजन 24 कैसे हुआ, 12 यहाँ पर आपका और 12 यहाँ पर, 6 दूना 12, 24 आपका हाइड्रोजन भी हो गया। और कार्बन सिर्फ आपका कितना था, 6 कार्बन था, तो यहाँ पर आपका 6 कार्बन हो गया। इस तरीके से हम बैलेंसिंग अगर जाननी हो तो इस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं कि दोनों तरफ किस तरीके से बैलेंस किया गया है, कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, तो इस तरीके से आपका बराबर पता चल जाएगा। चलिए ये तो हमने समझ लिया। अब हम आते हैं तो आपका नीचे क्या दिया गया है, इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है भोजन के कार्बनिक अणुओं का प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपस में मिलना। मतलब जो आपका प्रकाश संश्लेषण का अर्थ क्या होता है, भोजन के कार्बनिक अणु होते हैं और प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व, प्रयोग द्वारा दिखाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। मतलब कुछ ऐसे भी तत्व होते हैं जिससे हम दिखा सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक होता है। फिर आपका महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया गया, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है, दर अधिकतम होती है। मतलब जो लाल रंग का आपका प्रकाश होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो दर होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, तथा हरे रंगी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो ये आप याद रखिएगा, जो आपका प्रकाश लाल प्रकाश संश्लेषण प्रकाश होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होगी, और जो हरा आपका प्रकाश होगा उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, सबसे कम होगी। आपका था प्रयोग कीजिए, यह आपको प्रयोग करके देखना है। जल में रहने वाले किसी पौधे की एक टहनी लीजिए, जैसे कि हाइड्रिला आपका जल में रहने वाला एक पौधा होता है। इसको एक बीकर में रखकर पानी से भर दीजिए, बीकर पर उल्टा करके एक कीप रख दीजिए। अब इस कीप को तब तक पानी से बाहर दीजिए तब तक अब आपका परीक्षण तैयार है। इसको सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए, कुछ समय बाद इस पर ध्यान दीजिए, आप देखेंगे कि परख नली में रखे तनों से ऑक्सीजन के बुलबुले नज़र आते हैं। अब इनकी 1 मिनट तक गिनती कीजिए, क्या आपको कोई अंतर मिलता है? यह परीक्षण दिखाता है कि पौधों में प्रकाश की तीव्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को नियंत्रित करती है।
मतलब ये परीक्षण जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे प्रकाश पौधों में प्रकाश की तीव्रता को, प्रकाश संश्लेषण की दर को नियंत्रित किया जाता है। तो आप करके देखिएगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। प्रयोग द्वारा दिखाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पर्णहरिम आवश्यक होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी अन्य परीक्षण से भी ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश आवश्यक है। हम देख सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता प्रकाश संश्लेषण की दर को नियंत्रित करती है। फिर आपका आता है परपोषण। परपोषण कैसे होता है, चलिए देखते हैं। कुछ पौधों जो क्लोरोफिल पर्णहरिम की अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वह परपोषी पौधे कहलाते हैं। मतलब जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और उनकी अनुपस्थिति के कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी पौधे कहते हैं। वे अन्य जीवधारियों द्वारा बनाए हुए और एकत्र किए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं। परपोषण के निम्न प्रकार हैं। मतलब जो दूसरे जीवधारी होते हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, उन्हीं पर क्या रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो परपोषण के निम्न प्रकार है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला आपका है परजीवी। परजीवी के बारे में जानते हैं। परजीवी पोषण के अंदर या उसके ऊपर रहकर लाभ प्राप्त करते हैं। मतलब जो दूसरों जीवों के ऊपर रह के लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे आपके सरों में जुएँ पाई जाती हैं, जिससे आपके मतलब सर से ही खून को चूसती हैं और उसी में रहती हैं और अपना भोजन वहीं से प्राप्त करती हैं। और जैसे जंतु होते हैं, जंतु होते हैं, उनके ऊपर, भेड़ों के ऊपर, बकरियों के ऊपर वो कीटें पाई जाती हैं जो परजीवी के रूप में होती हैं, जिससे पोषक को अनेक कष्ट होते हैं। अनेक जीवाणु और सभी कवक परपोषी प्रकृति के होते हैं। वह भोजन के लिए जीवधारियों पर तथा उनके भोजन पर निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल, गोल कृमि, फीता कृमि तथा चीलर। चीलर आपकी जुएँ हो गई। अमरबेल का पौधा आपने देखा होगा, वो भी दूसरे पौधों पर लटक कर ही अपने भोजन को प्राप्त करता है। और गोल कृमि और फीता कृमि आपके शरीर में पाया जाता है, आपके आंतों में, जिससे आपके आंतों से वहाँ से आप भोजन वो प्राप्त करता है। फिर आपका आता है हरे पीले रंग का पौधा अमरबेल कास्क्यूटा रिफ्लेक्सा, जिसे हम कुछ पौधों के ऊपर देखते हैं। एक परपोषी पौधा होता है। परपोषी पौधे जीवधारी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, इसलिए ये पौधे अपने पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वह पोषक से ऊपर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये परजीवी कहलाते हैं। मतलब दूसरे जंतुओं के ऊपर, दूसरे पौधों के ऊपर निर्भर रहने वाले पौधे या जंतु वो आपके क्या कहते हैं, परजीवी कहलाते हैं। पहला आपका पूर्ण परजीवी तथा पूर्ण परजीवी आपका क्या होता है। पूर्ण परजीवी ये पौधे ज़रूरी पोषण अपने पोषक पौधों या जंतुओं से अवशोषित करते हैं, जैसे जीवाणु, कवक और कास्क्यूटा। अमरबेल पूर्ण परजीवी पौधे कभी हरे रंग के नहीं होते। मतलब आप जान सकते हैं, पहला आपका टॉपिक था पूर्ण परजीवी तथा दूसरा था अपूर्ण परजीवी। तो पूर्ण परजीवी मतलब जैसे पूर्ण परजीवी जो आप दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उनसे ही अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और ये पूर्ण परजीवी जो होते हैं वो कभी हरे रंग के नहीं होते, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। दूसरा आपका है अपूर्ण परजीवी। यह पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, परंतु जल और खनिज तत्व पाने के लिए ये पोषक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। इन पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जैसे विस्कम एल्बम। तो जो आपकी हरी पत्तियां जिनमें होती हैं वो क्या होता है, आपका विस्कम होता है, विस्कम एल्बम होता है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है मृतोपजीवी पौधे। तो आप जानेंगे मृतोपजीवी पौधे कौन से होते हैं। जो पौधे जीवों के मृत तथा सड़े गले भाग से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं। मतलब दूसरे पौधों के सड़े गले भागों से अपना भोजन प्राप्त करना ही
क्या कहलाता है? मृतोपजीवी पौधे कहलाते हैं, जो दूसरे सड़े गले पौधों से और जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कवक, मशरूम और कुछ मृतोपजीवी जीवाणु हैं, अपना पोषण इसी तरह प्राप्त करते हैं। मतलब जैसे कवक हुआ, मशरूम, कवक जो आपका वो कहते हैं आप लोग कुकुरमुत्ता जो होता है, जो गंदगी पर उगता है, और मशरूम जिसे मशरूम भी कहा जाता है, जो मशरूम खाया भी जाता है, जो हिंदू लोगों में होते हैं वो लोग खाते हैं। ये आपके मृतजीवी क्या होते हैं? पौधे होते हैं, अपना पोषण इसी तरह प्राप्त करते हैं। ये रंग में हरे नहीं होते, जीवाणु और के घरेलू मक्खी मृतोपजीवी हैं। मतलब ये रंग में कैसे होते हैं? ये हल्के भूरे सफ़ेद रंग पे होते हैं। और ये जीवाणु और घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं वो भी क्या होती हैं? मृतोपजीवी होती हैं। मृतोपजीवी पौधे एंजाइम बीकर में एंजाइम स्रावित करते हैं और घुलनशील अंतिम उत्पाद अवशोषित करते हैं। जो आपके मृतोपजीवी जो होते हैं पौधे होते हैं वो एंजाइम निकालते हैं और घुलनशील अंतिम उत्पाद को अवशोषित करते हैं। फिर आपका आता है कीट भक्षी पौधे। कुछ हरे पौधे ऐसे स्थान पर उगते हैं जहाँ की मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये पौधे आवश्यक नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए विशेष तकनीक अपनाते हैं। ये पौधे अपने शरीर के कुछ अंगों को जल के ऊपर रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और नाइट्रोजनी पोषक के लिए कीटों को पचा लेते हैं। ऐसे पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं, जैसे घड़परली, वीनस फ्लाईट्रैप आदि। मतलब ऐसे पौधे जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पानी की सतह पर अपने कुछ पार्टों को, छिद्रों को खोल देते हैं, जिससे वायुमंडल से भी वो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और वो अपने मुंह को ऐसे खुला रखते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे फूल टाइप के लगते हैं, लेकिन ये जब कीट इन पर बैठते हैं तो ये अपने ट्रैप को क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। इसलिए इन लोग को वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आए। तो वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा।